नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक विशेष सीरीज आपके लिए सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा की जो स्क्रीनिंग की जो तैयारी कराने वाले हैं। इसमें जो पेडागोजी का सेशन है, उसमें हम एक महत्वपूर्ण पाठ लेकर आए हैं, कोठारी आयोग। ये 1964 से लेकर के 66 ये जो आयोग है, इसमें क्या क्या रखा गया था, किससे संबंधित यह आयोग निर्धारित किया गया, इसमें कौन कौन से नियम थे और कौन कौन सी शर्तें थी, संपूर्ण विधिवत ही हम इसको फैक्ट टू फैक्ट जानने वाले हैं। और बहुत सूक्ष्म शब्दों में हम इसको जानेंगे, और परीक्षा के लेवल से जैसा पूछा जाता है वैसी तरीके से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये पूरी सीरीज हमारी चल रही है उत्तराखंड लेक्चरर की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें हम हिंदी से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित, इसमें और उत्तराखंड से संबंधित हम आपको इसमें विशेष नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ेंगे। आज पहला क्वेश्चन होगा, इसमें दिया हुआ कोठारी आयोग 1964 से 66 तक क्या चला था। इसकी विशेष जानकारी की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला यह एक पहला आयोग था। ठीक है ना। अब बात करें अगर दूसरे नंबर पर इसके फैक्ट की, तो इसकी रिपोर्ट का शुभारंभ वाक्यांश क्या था। इसकी रिपोर्ट का जो शुभारंभ पहला वाक्यांश था, ये वह था, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यानी पहला वाक्य था। इससे क्या गया था। बात करेगा तीसरे फैक्ट की, तो इस आयोग की सिफारिश पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई गई थी। ठीक है, इसी की सिफारिश के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई गई थी। तो इसकी सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। नाम है इसका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यानी कोठारी आयोग। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी आप इसको कह सकते हैं, और कोठारी आयोग भी इसको कहा जाता है। इसकी गठन की अगर बात करें तो ये कब गठन हुआ था इसका, तो 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था। अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो दौलत सिंह कोठारी, यानी DS कोठारी, यूजीसी के जो चेयरमैन है, वो इसके अध्यक्ष थे। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं, एक अध्यक्ष सहित 17 सदस्य इसमें होते हैं, 12 टास्क फोर्स और 7 वर्किंग ग्रुप इसके हैं। अगर आगे बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है इसका, शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, प्रशासन, नियोजन, उद्देश्य आदि इसके है। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था इसका कि शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए शिक्षा का नाम 600 पृष्ठों में यह प्रतिवेदन अध्यापकों के लिए महाधिकार पत्र पर विचार किया गया है। और बात करें इसके, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम चांगला इसके रहे हैं। इस समय के जो रहे हैं, तो मोहम्मद करीम चांगला इसके शिक्षा मंत्री रहे हैं। आगे बात करते हैं इसके लिए, तो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग का गठन किया गया। इस शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। इस आयोग ने अपनी व्यापक रिपोर्ट शिक्षा व्यवस्था के उच्चीकरण पर दी। इस आयोग के द्वारा देश में शिक्षा सुधार के लिए एक सुझाव दिया गया था। ठीक है। अगर बात करें इसके, तो इसमें क्या कहा गया था, अतः भारत की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था की जांच करने के बाद निम्न सुझाव कुछ इस प्रकार से दिए गए थे कि प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रभावकारी शिक्षा गठन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये इसमें सुझाव दिए गए थे। दूसरा सुझाव यह था कि अध्यापक शिक्षा शैक्षिक जीवन से अलग थी। तीसरा सुझाव क्या था कि अध्यापक शिक्षा का स्तर नीचा और मध्यम है। आगे कहा गया था कि उन्होंने अन्य संस्तुति में कहा कि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में यथार्थवाद की व्यापकता की कमी है।
यानी जो अब तक जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी इसमें यथार्थवाद की व्यापकता की कमी थी। आगे बात करते हैं कि भारत का जो अध्यापक प्रशिक्षण बहुत ही रूढ़िवादी है। यानी जो इससे पहले का जो प्रशिक्षण था, यानी जो टीचरों को, शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो रूढ़िवादी विचारधारा की थी। जैसे कि निश्चित प्रारूप पर रूढ़ प्रविधियां ही शिक्षण अभ्यास में दोहराए, यानी जो विचारधाराएं पुरानी थी उसी को बार बार दोहराया जा रहा था, कुछ नियोजन नहीं हो पा रहा था, नया नहीं आ पा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने उपयुक्त कमियों को दिखाते हुए आयोग ने अनेकों संस्तुतियां की। यानी जब आयोग ने सोचा कि अब ये पुरानी जो विचारधारा है इसको बदलना चाहिए, जैसे जैसे युग बढ़ता जा रहा है, नयापन आता जा रहा है, तो हमारी शिक्षा में भी नयापन लाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बालक का विकास हो रहा है, जैसे आजकल है, आजकल भी क्या है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चली है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है बदलाव किए गए, क्योंकि अब छात्र वो वहां नहीं रहा, वो पुराना पैटर्न को छोड़ करके अब नए पैटर्न आधारित, क्योंकि अब व्यावसायिक शिक्षा पर छात्रों का ज्यादा रुझान है। ठीक है, तो आयोग की संरचना क्या थी? तो इसके अध्यक्ष जो थे दयालो सिंह कोठारी और सचिव जो थे जेपी नायक इसके थे। अगर सदस्य की बात करते हैं हम, जो 17 सदस्य हमने यहाँ बताए थे, ठीक है, जो 17 सदस्य थे इसमें, तो वो कौन थे जो मेन थे इसमें? ठीक है, नंबर 1 था एम्स जीन थॉमस, दूसरा टीसेन, तीसरा केजी सैरेन, चौथा एस पनांडिकर, चौथा पांचवा था रोजर रिवेली, छठा था सदायोशी एहारा, सातवां था आर ए गोपाल स्वामी, आठवां था बीपी पाल, नौवां था एस ए सोमोवस्की। ठीक है, तो 6 और थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करनी होगा, ये बार बार आयोग में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी पे जरूर इसको नोट कर दीजिए, साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ भी इसकी दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया था कि आयोग के वित्तीय सुझाव क्या थे। अब वित्तीय संबंधी सुझाव भी क्या रखे गए थे? तो शिक्षा के लिए बजट में 6% खर्च। दूसरा था इसमें शैक्षिक नियोजन में यह निर्धारित किया जाए कि कुल बजट राशि का 2/3 भाग सामान्य शिक्षा पर तथा 1/3 भाग जो है उच्च शिक्षा पर खर्चा हो। ये इसके क्या थे? निर्धारित किए गए थे। ठीक है, फिर था राज्य सरकारें भी शिक्षा के लिए अधिक धनराशि खर्च करें। ये तो क्या था? ये तो आयोग का सुझाव था, लेकिन राज्य सरकारें भी इसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दें। बात करते हैं कि शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव। अब क्या क्या सुझाव रखे गए थे? तो शैक्षिक नियोजन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर अलग अलग किया जाए, यानी केंद्र सरकार के जो निर्देश थे, राज्य सरकार में क्या अच्छा होना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार भी अपना अलग अलग सुझाव दे सकती है। विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें करें, यानी स्थानीय और राज्य सरकारें उसका नियोजन कर सकती है, भाई किस तरीके से मातृभाषा में शिक्षा की जानी है, या कैसे बच्चों को जो है किस भाषा में शिक्षा दी जानी है। तो ये राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था। आगे बात करते हैं उच्च शिक्षा नियोजन राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कर सके, यानी दोनों सरकार, राज्य सरकार भी और राज्य सरकार ही ये ना बोले कि हम जो है केंद्र सरकार के जो नियम है उनको नहीं मानेंगे, यानी दोनों के नियमों को समायोजन करते हुए चलना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई सारे लोग ये थे कि वो शिक्षा के लिए खर्च नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, जब निःशुल्क किताबें दी गई, निःशुल्क शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दी गई, तो लोगों ने जो है बच्चों को पढ़ाना चाहा। नहीं तो पढ़ाई के लिए अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो थे, वो तत्पर नहीं हो पाते, अपने बच्चों को खुद ही नहीं भेजते थे। उनका कहीं ना कहीं रुझान ये था कि पढ़ लिख करके क्या करना, अपनी खेती बाड़ी, और हम किसान प्रवृत्ति के हैं, हमें खेती ही संभालने थे। लेकिन जैसे ही ये 6 से 14 वर्ष के जो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रचलन चला, इसमें कहीं ना कहीं लोगों ने स्कूल भेजना प्रारंभ किया। आगे बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा 70% के लिए पूर्ण शिक्षा हो, 30% मेधावी उच्च शिक्षा में प्रवेश कर सके।
आगे था इसमें कि नियोजन में अपव्यय रोकने के उपाय तथा उसमें गुणात्मक सुधार की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, ये तो था यहां तक। अब बात करते हैं कि शिक्षा का स्तर संरचना जो है वो कैसे था, यानी अब शिक्षा को किस तरीके से बांटा गया था। तो ये आयोग, कोठारी आयोग ने शिक्षा को इस तरीके से बांटा था। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को कैसे बांटा था, यानी जो 3 निकाय इसके बनाए गए थे। पहली निकाय क्या थी, हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो थी वो 3 से 6 वर्ष के, 3 से लेकर के 6 वर्ष के बालक के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा थी। प्राथमिक शिक्षा जो कहा गया है 1 से 5, कक्षा 5 तक, 1 से 5 तक। और उच्च प्राथमिक शिक्षा जो थी वो थी 6 से 8 तक। यानी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा हम कहते हैं वो थी 3 से 6 वर्ष के लिए, यानी 6 वर्ष तक बालक जो है वो फर्स्ट में पहुंच सकता है। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है 1 से लेकर के 5 तक। उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की गई थी 6 से लेकर के 8 तक। ठीक है ना। अब माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो ये थी निम्न माध्यमिक शिक्षा, ये थी 9th-10th यानी 9 और 10 क्लास। उच्च माध्यमिक शिक्षा जो थी वो था 11th-12th यानी 11 और 12। ये 2 निकाय इसके थी। स्नातक स्तर की जो शिक्षा का निकाय थी ये 2 प्रकार के थे। एक था स्नातक स्तरीय, ये जो 3 वर्षीय इसमें था। एक परास्नातक स्तरीय यानी स्नातकोत्तर जिसे कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, या 2 या 3 वर्ष का यहाँ चला था। ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान था। एक में प्रवेश की आयु 6 वर्ष हो। माध्यमिक शिक्षा 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा हो, 30% मेधावी छात्रों के लिए हो। सामान्य शिक्षा अर्थात माध्यमिक और प्राथमिक कुल अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। यानी बच्चा जो है वो प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर की बात करते हैं कि 8th, तो इसको 10 वर्ष तक होना चाहिए, यानी 10 वर्ष तक उसको 8th पास कर देना चाहिए। तो ये पहले की शिक्षा नीति में कहा गया था कि प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक स्तर तक उसकी उम्र ज्यादा हो बल्कि 10 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी पंचमुखी की बात करते हैं। पंचमुखी कार्यक्रम क्या था, यानी शिक्षा के जो 5 उद्देश्य थे। कोठारी आयोग में शिक्षा की जो नींव थी, जो उद्देश्य थे वो 5 प्रकार के थे। पहला क्या था, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो, यानी ये नहीं कि हमने नियम बना दिए और बच्चे स्कूल ही नहीं आए, यानी उसके उत्पादन में भी वृद्धि बढ़े। शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हो, यानी जो हम शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं इसमें समाज में भेदभाव न उत्पन्न हो, उपद्रव उत्पन्न हो, बल्कि लोग क्या है एकता का एक प्रतीक बने। तीसरा इसमें दिया गया शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण भी इसमें होना चाहिए। चौथा इसमें था कि शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ये इसमें 5वां था, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण। ये 5 उद्देश्य इसमें बताए गए थे। ठीक है ना। अब कुछ अन्य सुझाव दिए गए थे, विशेष इंपोर्टेंट दिए गए थे, क्योंकि जब भी जो नीति बनती है तो जैसे आजकल देखते हैं हम 20 से लागू होगी थी और 30 तक वो संपूर्ण लागू हो पाएगी, यानी 10 साल का अंतराल है। इसमें भी कई सारे सुझाव अभी देंगे। तो कहीं ना कहीं इसको भी बनाने के लिए बहुत सारे शिक्षाविदों से, समाज से, अभिभावकों से, सभी से इसके सुझाव मांगे गए थे। वो क्या क्या सुझाव थे, चलो इसको भी जान लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट माना गया, यानी शिक्षण विधियां लचीली, गतिशील और क्रिया प्रधान और रोचक होनी चाहिए, ये इसमें सुझाव दिए गए थे। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बेहद इंपॉर्टेंट माना गया, मातृभाषा से इसका आरंभ होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा अथवा राजभाषा हो, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना हो, यानी ये राज्य सरकार के लिए दिया गया था कि आप अपनी मातृभाषा के माध्यम से या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अपनी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित कर सकते हैं। यानी ये ना हो कि केंद्र ने जो लागू कर दिया वही आप राज्य सरकार में चला रहे हैं, अर्थात आप स्थान के अनुसार भाषा परिवर्तित कर सकते हैं। आगे दिया गया है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एनसीईआरटी के सिद्धांतों के अनुसार, यानी एनसीईआरटी जो है उसके तौर पर जो है वो पाठ्यक्रम का निर्माण हो। फिर कहा गया कि बच्चों के निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था प्राथमिक स्तर में की जाए।
फिर इसमें कहा गया था जिले में एक विद्यालय के में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था की जाए। आगे दिया गया था कि 10 विद्यालयों पर एक निर्देशन एक परामर्श अधिकारी नियुक्त, यानी 10 विद्यालय जो हाँ है उस पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। राजकीय मार्गदर्शन ब्यूरो और प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। 1 से 4 वर्ष तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आंतरिक हो, योग्यता के आधार पर कार्यक्षेत्र कक्षोन्नति न हो, यानी योग्यता निर्धारण। अब 1 से 5 तक के बच्चे, 1 से 4 तक के बच्चे, उनके अंदर क्या योग्यता होगी, अर्थात उनका मूल्यांकन जो है वो आंतरिक रूप से हो, मैत्रीपूर्ण जिसे कहा गया है, इस तरीके से उसका मूल्यांकन हो। फिर बात करते हैं प्राथमिक स्तर के अंतः पर जिले स्तरीय बाह्य परीक्षा हो, यानी प्राथमिक स्तर के अंत, यानी प्राथमिक स्तर अंत कौन सा हो, 5वां, तो इसमें कहीं ना कहीं जिले स्तर पर भी परीक्षा होनी चाहिए, यानी 5वें का बोर्ड जो है उसने निर्धारित करा गया था। 10वीं की बात करते हैं, आगे बात करते हैं कक्षा 10 के अंत में पूरे प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा हो जिसकी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करे, जो आज तक लागू है, यानी 10th का जो बोर्ड है वो तब लागू किया गया था, 1964 में लागू किया गया था, अब तक वो प्रभावी है। इसने क्या कहा था, एक तो माध्यमिक स्तर के अंत में यानी 5वीं जो कक्षा है उसमें भी कहीं ना कहीं जिला स्तरीय पर उसकी परीक्षा हो, लेकिन 10th में कहा गया था कि इसको प्रदेश स्तरीय पर इसकी परीक्षा हो, जैसे बोर्ड होता है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड है तो उत्तराखंड लेवल पर इसकी परीक्षा होती है। फिर कहा गया था आंतरिक मूल्यांकन में संचयी अभिलेख का प्रयोग किया जाए। फिर इसमें कहा गया कि बोर्ड परीक्षा प्रणाली में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग, श्रेणी नहीं, प्रथम श्रेणी ऐसा नहीं, ग्रेड के अनुसार इसको रखा जाए। राज्य में राज्य की शिक्षा संस्थानों से राज्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए जो प्राथमिक शिक्षा के विस्तार कार्यक्रम बनाए। आगे इसमें कहा गया था पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव केंद्र की स्थापना जो शिक्षकों के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों का निर्माण करने की जिम्मेदारी हो। फिर कहा गया था कि 1985-86 तक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, यानी जो इन्होंने नियम किए हैं तो ये 1985-1986 तक इसको लागू किया जा सके, हासिल किया जा सके, जो इन्होंने सोचा है कम से कम वो पूरे प्रदेश में जो है लागू हो जाए। सभी बच्चों के 1 किलोमीटर दायरे में प्राथमिक विद्यालय हो तथा 3 किलोमीटर दायरे में उच्च प्राथमिक, यानी उन्होंने कहा कि 1 से 5 तक जो विद्यालय है ये ज्यादा दूर ना हो, बच्चे पैदल जाएंगे तो थकेंगे और वहां जाके सो जाएंगे, इसलिए इसका दायरा 1 किलोमीटर का ही हो, यानी बेसिक स्कूल जो होना चाहिए, प्राथमिक स्तर होना चाहिए वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक जो है ये 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 3 किलोमीटर से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा बच्चा थक हार के जाएगा और स्कूल में सो जाएगा, अर्थात ये 3 किलोमीटर दायरे के अंदर हो। आगे कहा गया था कि पिछड़ी जनजाति जो है SC ST दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोला जाए, ये भी इसमें कहा गया था। यूजीसी का पुनर्गठन 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि हो, यूजीसी को सशक्त बनाया जाए, अनुदान निरीक्षण का और शिक्षा का स्तर बनाए रखने के कार्य करें। तो कुल मिलाकर के ये कोठारी आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आपके लिए लेकर आए। आशा करते हैं इससे बाहर परीक्षा में आपके लिए कुछ नहीं पूछा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे आयोग के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।